उत्तर प्रदेश के कफ सिरप तस्करी कांड में जांच कर रही एसटीएफ ने अभिषेक शर्मा और शुभम शर्मा नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों आरोपी सहारनपुर के रहने वाले हैं और सगे भाई हैं। और पुलिस के मुताबिक दोनों कोडीन की मिलावट वाले कफ सिरप का अवैध रूप से स्टॉक रखते थे। दोनों की गिरफ्तारी लखनऊ के आलमबाग इलाके से की गई। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अभिषेक शर्मा और शुभम शर्मा के पास से 2 मोबाइल फोन, बैंक खातों की पासबुक, नकली बिल और फर्जी मेडिकल फर्मों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए। सूत्रों के मुताबिक जांच में यह जानकारी भी सामने आई कि अभिषेक साल 2019 से सहारनपुर में जीआर ट्रेडिंग कंपनी में काम करता था। जीआर कंपनी पर कफ सिरप तस्करी कांड में शामिल होने का आरोप लगाया गया। मतलब एसटीएफ ने कफ सिरप तस्करी कांड के उन मोहरों को पकड़ लिया जिनके जरिए इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सकता है, ऐसा दावा है। क्योंकि सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभिषेक शर्मा और शुभम शर्मा ने इस तस्करी के बारे में कई अहम जानकारियां दी। और सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अभिषेक शर्मा ने बताया कि जीआर ट्रेडिंग कंपनी के मालिक विशाल और विभोर भारी मात्रा में कोडीन केमिकल से बना कफ सिरप दिल्ली से मंगवाते थे और इसके लिए वो फर्जी फर्मों के दस्तावेज लगाते थे। लेकिन कफ सिरप को नशे के लिए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश भेज दिया जाता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद अभिषेक ने बताया कि विशाल राणा और विभोर राणा का चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरे कारोबार का हिसाब किताब रखता था। मतलब जीआर ट्रेडिंग कंपनी दवा कंपनियों से लिए गए कफ सिरप को असली मरीजों तक पहुंचाने के बजाय इसे अवैध तरीके से बांग्लादेश और दूसरे इलाकों में नशे के लिए बेच देती थी और मोटा मुनाफा कमाती थी। पुलिस के मुताबिक सहारनपुर का रहने वाला आरोपी अभिषेक शर्मा शुरुआत में जीआर ट्रेडिंग कंपनी में दवाओं की पेटियों की लोडिंग अनलोडिंग का काम देखता था। लेकिन पुलिस के मुताबिक काम की बारीकी समझने के बाद उसे जीआर कंपनी में बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई थी। बाद में अभिषेक दिल्ली की एक दवा कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। कफ सिरप तस्करी कांड में जांच के लिए बनाई गई एसआईटी ने भी 12 साजिशकर्ताओं के नाम जारी किए थे। एसआईटी की लिस्ट में जीआर कंपनी के मालिकों विभोर राणा और विशाल राणा के साथ अभिषेक और शुभम समेत कई लोगों के नाम शामिल थे। और इस तस्करी मामले में मास्टरमाइंड बताए जा रहे वाराणसी के शुभम जायसवाल और उसके गुर्गे महेश सिंह पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया और दोनों की तलाश तेज कर दी। कफ सिरप तस्करी कांड का पर्दाफाश होते ही दवा कारोबारी शुभम जायसवाल फरार हो गया था। उसके खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी करने और नशे का कारोबार करने के लिए लगाई जाने वाली धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। वाराणसी में शुभम के ठिकानों पर कई बार दबिश दी गई लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा सका। वाराणसी के एडिशनल डीसीपी टी सरवन ने बताया कि पुलिस ने शुभम और उसके करीबी बताए जा रहे महेश सिंह पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। लुकआउट नोटिस और रेड कॉर्नर नोटिस का प्रक्रिया भी किया जा रहा है। वाराणसी के रोहिनिया इलाके में महेश सिंह के गोदाम से ही करीब 2 करोड़ की कीमत के बैन किए हुए कफ सिरप की खेप मिली थी। और उस छापेमारी के करीब 20 दिन बाद रामनगर इलाके से भी एक गोदाम में छिपाकर रखी गई कफ सिरप की खेप बरामद की गई थी। पुलिस जांच में पता चला कि दोनों गोदाम शुभम जायसवाल के करीबियों के ही हैं और एक बड़ी प्लानिंग के तहत कफ सिरप को अलग अलग खेप में दोनों जगहों पर छिपाया गया था। वाराणसी के एडिशनल डीसीपी ने चेतावनी दी कि अगर शुभम जायसवाल जल्द गिरफ्तार नहीं होता है तो उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करवाने की तैयारी कर ली। इसके अतिरिक्त लुकआउट नोटिस और रेड कॉर्नर नोटिस का प्रक्रिया भी चालू किया जा रहा है। पुलिस इस पूरे गिरोह की सप्लाई चेन की भी जांच में जुट गई ताकि वाराणसी और आसपास के जिलों में फैले इस अवैध सिरप कारोबार का पूरी तरह पर्दाफाश किया जा सके। मतलब पुलिस यूपी के कफ सिरप तस्करी कांड के आरोपियों पर और ज्यादा सख्ती बरतने की तैयारी में जुट गई। इस सबके बीच इस घोटाले में अपना नाम उछाले जाने पर धनंजय सिंह ने सफाई दी और इस मामले में आरोपी अमित सिंह टाटा और यूपी पुलिस के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के साथ की तस्वीरों पर अपना पक्ष रखा। ये बताइए, किसी से रिश्ते होना, कोई किसी का संबंध है, किसी के साथ किसी की फोटो है, उस आधार पे आप किसी को उसके साथ जोड़ देंगे, क्राइम में जोड़ देंगे? धनंजय सिंह के मुताबिक दोनों आरोपियों के साथ तस्वीर होने का यह मतलब नहीं कि उनके अपराध में उनका भी नाम घसीटा जाए। धनंजय सिंह ने इस घोटाले में उनका नाम उछाले जाने के पीछे एक बड़ी राजनीतिक साजिश बताया। उधर राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में भड़की हिंसा के बाद सियासी घमासान छिड़ गया। हिंसा के बाद हुई किसान सभा में शामिल होने जा रहे कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया और कांग्रेस के विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने सभी को गाड़ी में बैठाकर थाने भेज दिया।
उनके हिरासत में लिए जाने से पहले वहां खूब हंगामा हुआ। विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर अपने समर्थकों के साथ गुस्से में सड़क पर आगे बढ़ते दिखे। सरकार का जो रवैया है वो एक लोकतंत्र का रवैया नहीं है, एक धक्काशाही तानाशाही का रवैया। इस दौरान उनके समर्थक लगातार नारेबाजी करते नजर आए। हालांकि उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही भारी संख्या में तैनात पुलिस वालों ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोक दिया और उनसे वहां से लौटने की अपील की। लेकिन कांग्रेस के विधायक और उनके समर्थक किसी भी कीमत पर एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में होने वाली किसान सभा में शामिल होने पर अड़े रहे और पुलिस वालों से भिड़ गए। इस दौरान श्रीगंगानगर की करणपुर विधानसभा सीट से विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर पुलिस अफसरों से बहस करते दिखे। आपको पता भी होना चाहिए कि वहाँ को गाड़ियाँ जा रही है कि नहीं जा रही? हमें क्यों रोका जा रहा है? क्या कोई भी नहीं जा रहा हनुमानगढ़ के? बहस के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। लोकतंत्र की हत्या हुई तो ईंट से ईंट बजा देंगे। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध कर रहे किसानों पर बेइंतहा जुल्म किया गया। तो 1.5 साल में किसानों को झूठे मुकदमे किए गए, उनको झूठे मुकदमे में फंसाया गया। काफी देर तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच सड़क पर रस्साकशी चलती रही, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता हर हाल में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, जबकि पुलिस वाले उनके सामने किसी दीवार की तरह डटे रहे। गहमा गहमी के बीच कांग्रेस विधायक ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर पुलिस की बैरिकेडिंग को गिरा दिया और उस पर चढ़कर आगे बढ़ते दिखे। बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। हालांकि थोड़ी ही दूर जाने के बाद उन्हें दोबारा रोका गया और हिरासत में ले लिया गया। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में हुई हिंसा और कांग्रेस के प्रदर्शन पर राजस्थान के कृषि मंत्री ने नाराजगी जताई। हिंसक हो जाना बिल्कुल और उसको समर्थन दे देना ये ठीक नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा ने भरोसा दिया कि सरकार किसानों की हर मांग को सुनने के लिए तैयार है, लेकिन कृषि मंत्री ने यह भी चेतावनी दे दी कि किसी को भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने और हिंसा करने की इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती। इससे एक रोज पहले हनुमानगढ़ के राठीखेड़ा गांव में बन रही एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध कर रहे किसान बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने बवाल कर दिया था। कुछ प्रदर्शनकारी एथेनॉल फैक्ट्री की दीवार तोड़कर अंदर घुस गए थे। वहां पर उन्होंने तोड़फोड़ और आगजनी की थी, गाड़ियों को तोड़ दिया था। अंदर घुसे प्रदर्शनकारियों ने एथेनॉल फैक्ट्री के ऑफिस में भी आग लगा दी थी। पुलिस के मुताबिक उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर भी हमला किया था। हनुमानगढ़ के एसपी हरिशंकर ने उपद्रवियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की बात कही। वहाँ अंदर तोड़फोड़ भी की है, हमारे द्वारा विधिवत कार्रवाई की जा रही है और जिन्होंने भी कानून तोड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों के हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे और पुलिस की कई गाड़ियों में बुरी तरह तोड़फोड़ की गई थी। एथेनॉल फैक्ट्री की दीवार तोड़ने से पहले किसानों ने महापंचायत भी की थी और यह मांग की थी कि उनके इलाके में एथेनॉल फैक्ट्री हरगिज नहीं लगनी चाहिए। यानी राठीखेड़ा गांव के किसान किसी भी कीमत पर वहां फैक्ट्री बनने नहीं देना चाहते। राठीखेड़ा गांव में पिछले साल फैक्ट्री का भूमि पूजन हुआ था। जुलाई में कंपनी ने फैक्ट्री के लिए बाउंड्री वॉल बनवानी शुरू की थी, लेकिन गांव वालों ने प्रदूषण बढ़ने का आरोप लगाकर विरोध शुरू कर दिया था। करीब 1 साल तक फैक्ट्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन चलता रहा। इस दौरान कई पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल से हटाया और फैक्ट्री का काम शुरू करवाया, लेकिन किसानों का गुस्सा प्रशासन के खिलाफ बढ़ता चला गया और एक बड़े विद्रोह के रूप में सामने आ गया। फैक्ट्री का काम बंद करवाने के लिए किसानों ने टिब्बी तहसील के एसडीएम ऑफिस के सामने एक बड़ी सभा की, लेकिन शाम करीब 4 बजे गुस्साए किसानों ने ट्रैक्टर से फैक्ट्री की दीवार तोड़ दी और बवाल शुरू कर दिया। आरोप लगाया गया कि पुलिस वाले हालात संभालने पहुंचे तो उनसे भी झड़प की गई। पुलिस अफसरों की गाड़ियां तोड़ दी गई। हनुमानगढ़ के डीएम खुशहाल यादव ने बताया कि उपद्रव के दौरान 15 गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। खुशहाल यादव ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की। कृपया करके कानून को हाथ में ना लें और शांति बनाए रखें। बवाल के बाद फैक्ट्री के आसपास रहने वाले करीब 30 परिवार घर छोड़कर भाग गए। प्रशासन ने राठीखेड़ा गांव को किसी पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। टिब्बी इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। इधर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बिजली का बकाया बिल वसूलने गए कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दी गई। वहां लोगों ने पहले बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की और फिर उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा, क्योंकि बिजली विभाग के कर्मचारी उस घर में बकाये बिल की वसूली करने गए थे और उन्हें देखते ही लोगों का गुस्सा भड़क गया। सबसे ज्यादा हमारा अरे 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 और उस धमकी के बाद हंगामा और तेज हो गया। और उस धमकी के बाद भी बिजली विभाग के कर्मचारी घर के बाहर डटे रहे और उसी दौरान घर के अंदर से एक आदमी डंडा लेकर निकला।
घर में मौजूद महिलाओं ने हंगामा कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। और इस दौरान वहां एक तरफ हंगामा हो रहा था तो दूसरी तरफ बिजली विभाग के कर्मचारी भी वहां से जाने को तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा और भड़क गया। और थोड़ी ही देर बाद हंगामा कर रहे लोग घर से बाहर निकले और उन्होंने बिजली विभाग के एक कर्मचारी को पीछे से पकड़ लिया और उसे घेर कर पीटने लगे। उन लोगों ने वहां मौजूद दूसरे कर्मचारियों पर भी हमला करने की कोशिश की। 100 नंबर नहीं मिला क्या? 100 नंबर नहीं मिला को मिला 100 नंबर। और इस बवाल के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उधर सेना पर दिए विवादास्पद बयान मामले में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को राहत मिल गई। 2 पैन कार्ड मामले में बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ रामपुर जेल में बंद आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने सेना के जवानों पर की गई टिप्पणी के मामले में बरी कर दिया। 2017 के चुनावी अभियान के दौरान आजम खान पर सेना के जवानों पर विवादास्पद टिप्पणी करने का आरोप लगा था। लखनऊ पुलिस ने अफशार नाम के बदमाश को दिल्ली से गिरफ्तार करने का दावा किया। उस पर 50,000 रुपए का इनाम बताया गया। पुलिस के मुताबिक यूपी के प्रयागराज का रहने वाला अफशार माफिया सरगना अतीक अहमद के भाई अशरफ का सहयोगी था। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ईडी ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों की कई संपत्तियां जब्त कर ली। उन संपत्तियों की कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में वायुसेना के एक विंग कमांडर के ससुर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन गोली उनके सिर को छूकर निकल गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने दावा किया उन्होंने डिप्रेशन के कारण यह कदम उठाया। इधर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस ने महज 8 घंटे में 16 साल की लड़की के अपहरण की गुत्थी सुलझाने का दावा किया। पुलिस ने लड़की को एक होटल से बरामद किया और अपहरण करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। और पुलिस को इस मामले में सोशल मीडिया पर भेजे गए एक मैसेज से बड़ी मदद मिली। उस मैसेज में लड़की की तस्वीर थी जो कुर्सी पर बैठी हुई थी। वहीं दूसरे मैसेज में लिखा था कल नदी में लड़की की लाश मिल जाएगी। और वो मैसेज देखने के बाद पुलिस ने जाल बिछाया, सीसीटीवी की मदद ली गई और उस लड़की के घर में मौजूद फोन के कॉल डिटेल की जांच की गई। लड़की सकुशल बरामद है, लड़की नाबालिग। देखिए, अब तक मिली जानकारी के अनुसार लड़का लड़की लगभग 1.5 साल से एक दूसरे को जानते हैं और किंतु लड़की नाबालिग है तो यह अपराध बनता है। और उसी जांच के आधार पर पुलिस एक होटल में पहुंची जहां अपहरण के बाद उस लड़की को रखा गया था। उधर विवादास्पद जातिगत टिप्पणियां करने वाले मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ भोपाल में कई संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कुछ रोज पहले आरक्षण जारी रखने की मांग करते हुए ब्राह्मण समुदाय को लेकर ऐसा बयान दे दिया था जिस पर पूरे राज्य में बवाल मच गया था। और उनके उसी बयान के खिलाफ मध्य प्रदेश में विरोध तेज हो गया। ब्राह्मण समुदाय से जुड़े राज्य के करीब 65 संगठनों ने भोपाल में आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारे लगाए। संतोष वर्मा मुर्दाबाद, 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 संतोष वर्मा मुर्दाबाद। इन संगठनों ने राज्य सरकार से ये मांग की कि वो विवादास्पद जातिगत टिप्पणियां करने वाले आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को तुरंत बर्खास्त करे। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें गिरफ्तार किए जाने की भी मांग की। और ब्राह्मण समुदाय को लेकर की गई टिप्पणी पर भड़के इन संगठनों ने चेतावनी दे दी कि वो तब तक अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। और ब्राह्मण समुदाय से जुड़े संगठनों ने ऐलान कर दिया कि वो आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के मुद्दे पर रविवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इसके अलावा राज्य के सभी जिलों में भी उन्होंने प्रदर्शन शुरू करने की धमकी दी। इस बीच महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया भी उनके विरोध में उतर आई। उन्होंने संतोष वर्मा के बयान पर नाराजगी जताई। ऐसी मानसिकता का व्यक्ति समाज को क्या ही दिशा दिखाएगा। यह पूरा बवाल मध्य प्रदेश के कृषि विभाग में उप सचिव के पद पर तैनात आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के बयान के बाद शुरू हुआ था। बाद में राज्य सरकार ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था, क्योंकि उन्होंने आरक्षण खत्म करने की पैरवी करने वालों को जवाब देते हुए विवादास्पद दलील दे दी थी और उनकी इसी दलील पर भारी हंगामा शुरू हो गया था। आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने पिछले महीने एक कार्यक्रम के दौरान आरक्षण जारी रखने की मांग करते हुए विवादास्पद टिप्पणी की थी। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बना। उन्होंने यह बयान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय से आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के संगठन एजैक्स के एक कार्यक्रम में दिया था। इसी कार्यक्रम में संतोष वर्मा को इस संगठन का अध्यक्ष भी बनाया गया था और इसके बाद मध्य प्रदेश के कई शहरों में प्रदर्शन हुए थे।
इस बयान पर बवाल थमा भी नहीं था कि आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा की एक और टिप्पणी पर विवाद हो गया और इस बार उन्होंने हाईकोर्ट को लेकर टिप्पणी कर दी। आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों को सिविल जज बनने से रोका जा रहा है। उनके मुताबिक परीक्षाओं में जानबूझकर ऐसे अभ्यर्थियों के नंबर काटे जा रहे हैं। आपने देख लिया कि इंटरव्यू में हमको इसको 20 नंबर नहीं देना है, इसको 19.5 नंबर देना है। तो भाई कौन सिविल जज बना देगा हमारे बच्चों को? उन्होंने भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान ये बयान दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपने खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उन्हें नुकसान पहुंचाया गया तो हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा। और उनके इस बयान पर भी हंगामा खड़ा हो गया। पहले से भड़के ब्राह्मण समुदाय से जुड़े संगठनों ने संतोष वर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर दी और उन संगठनों से जुड़े लोगों ने चेतावनी दे दी कि अगर ऐसा हुआ तो वो लोग शांत नहीं बैठेंगे। यदि हर घर से संतोष वर्मा निकल सकता है तो हर घर से परशुराम भी निकल सकता है और तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है। लोगों ने आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के इस बयान पर भारी आपत्ति जताई और इसे संविधान, न्यायपालिका और समाज को बांटने वाला बयान बताया। इधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक ओयो होटल के बाहर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने जमकर हंगामा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय के लड़के हिंदू समुदाय की लड़कियों को बहला फुसलाकर उस होटल में लाते हैं और उनके साथ गलत काम करते हैं। इसीलिए हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने उस ओयो होटल को बंद कराने की मांग कर दी। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय के लड़के हिंदू समुदाय की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उस होटल में लाते हैं और फिर उनका यौन शोषण करते हैं। उन लोगों ने उस ओयो होटल से आपत्तिजनक चीजें मिलने का भी दावा किया। ये देखो आप टैबलेट खा खा के ये लोग क्या मर्दान की दिखा रहे हैं यहाँ पे। इन्हें शर्म नहीं आती हमारी लड़कियों के साथ में बदतमीजी कराए। चौंका देने वाला मामला सहारनपुर के गंगोह इलाके का रहा और हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने वहां जमकर बवाल किया। इस दौरान उनके होटल के कर्मचारियों से भी बहस हो गई और होटल में घुसे हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। सारी से संज्ञान में ले, नहीं या तो इसे सीज करे, नहीं तो फिर हमें भी ये मत कहना हमने धरना दे दिया, तोड़ कर दिया, मैं किसी को समझा नहीं सकती। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चेतावनी दी कि अगर होटल को बंद नहीं किया गया तो वो उसमें आग लगा देंगे। इन्होंने कोई इसका सोल्यूशन ना निकाला, इसे सीज ना किया तो मैं यहीं पे पेट्रोल मंगाकर इस होटल में आज आग लगा के जाऊंगी। इस होटल में सहारनपुर के उस होटल के बाहर कई घंटों तक बवाल चलता रहा। होटल को बंद कराने की जिद पर अड़े हिंदूवादी संगठनों के लोग होटल के सामने वाली सड़क पर धरने पर बैठ गए और इसकी वजह से उस सड़क पर लंबा जाम लग गया। वहां से गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो गया और इसकी जानकारी मिलते ही पहुंची पुलिस ने भड़के हुए लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उठने को तैयार नहीं हुए। पब्लिक परेशान है, पूरा जाम पब्लिक सब भाई ये पब्लिक है, ये सब कोई परेशान नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? एक महिला पुलिसकर्मी ने सड़क पर लगातार बढ़ रहे जैम का हवाला देकर धरने पर बैठे लोगों से उठने की मांग की, लेकिन उन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। मैडम बहुत लंबा है, मुझे दिक्कत नहीं है, लंबा ऊपर को चढ़वा दो आप लोग। मैडम जी मेरे साथ बहस मत करें, मेरा वैसे बीपी बढ़ा हुआ, मेरी तबीयत खराब है, अगर कुछ हो गया तो आप पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगे। मैं लाइव के माध्यम से आप सबको बता देना चाह रही हूँ। हालांकि बवाल बढ़ने के बाद प्रशासन ने जांच होने तक उस ओयो होटल पर ताला जड़ दिया, लेकिन होटल के मालिक ने भी इसके खिलाफ थाने में शिकायत दे दी। सौ बात की एक बात यह कि अधिकारी तो कानून से चलें कम से कम। सहारनपुर में एक होटल को ताला लगा दिया क्योंकि कुछ हिंदूवादी संगठनों ने बोला कि वहां मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को बरगला कर ले आते हैं और उन्होंने होटल में कुछ आपत्तिजनक चीजें मिलने का भी दावा कर दिया, तोड़फोड़ भी कर दी। ऐसा होटल मालिक ने शिकायत की। तो होटल बंद करने से यह समस्या हल हो जाएगी? अधिकारियों के खिलाफ कुछ हो तो कहते हैं पहले जांच होगी। होटल वाले की कोई जांच तो कर लेते कि अगर कुछ गलत हो भी रहा है तो वो इसमें शामिल है या नहीं। एक तो शिकायत ये होती है कि किसी लड़के ने लड़की को धर्म अपना गलत बताया और बरगलाया, वो तो अलग ही केस होता है। लेकिन यहां तो शिकायत ये थी कि लड़के लड़कियों को लाते हैं। तो अगर इसमें कुछ गलत हुआ तो शिकायत या तो किसी लड़की की हो या लड़की नहीं कर पा रही हो तो किसी पक्ष की तो हो। लेकिन अगर कहना यह है कि यहां कुछ गलत हो रहा है तो जिसकी जगह है उसका कारोबार बंद करके अगर कुछ गलत हो रहा है वो कैसे रुक जाएगा? वो लोग दूसरी जगह नहीं चले जाएंगे? होटल में ठहरने वालों की हरकत के लिए होटल जिम्मेदार होने लगे तो ये छोटे वाले क्यों बंद करवा रहे हो? बड़े वाले अपराधी तो 5 स्टार टाइप में जाते हैं, तो वो बंद करवाओगे? बस जहां बस चलता है वहीं तक चलेगा। अरे अगर लड़के गलत हैं तो वो लड़के जो लड़कियों को फंसाते हैं या गलत करते हैं उन्हें सजा दो। बाजार में चोरी हो तो क्या बाजार बंद कर देंगे? चोरों को पकड़ो ना, सुरक्षा बढ़ाओ।
सड़क पर एक्सीडेंट हो सड़क बंद कर दें? ये क्या लॉजिक है? होटल वाला शामिल है तो जरूर एक्शन लो, लेकिन नहीं है तो एक्शन उन पर लो ना जिन पर लेना है। 100 बात की एक बात। उधर गोवा अग्निकांड के आरोपी गौरव लूथरा और उनके भाई को थाईलैंड से भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। गोवा अग्निकांड के आरोपी गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया। नाइट क्लब के दोनों मालिक घटना के फौरन बाद थाईलैंड भाग गए थे। दोनों को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। दिल्ली दंगा मामले के आरोपी उमर खालिद को कड़कड़डुमा कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें कोर्ट से 14 दिन की यह राहत अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए दी गई। फैसले के तहत उमर खालिद को 29 दिसंबर की शाम तक सरेंडर करना होगा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शक्तिपीठ शीतला चौकियां धाम में श्रद्धालुओं और पंडितों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि दर्शन कराने को लेकर कहासुनी हुई और बात इतनी बढ़ गई कि कुछ ही देर में मारपीट शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी गे डेटिंग ऐप के जरिए पहले ऑनलाइन दोस्ती करते थे, फिर मिलने के लिए बुलाकर लोगों से लूटपाट किया करते थे। ऐप पर लोगों को ल्योर करके उनको आकर्षित करके अपने पास बुलाते थे, फिर उसके बाद में उनको सुनसान जगह पे ले जाके उनके साथ में लूटपाट कर लेते थे, उनको ब्लैकमेल करते थे। इधर उत्तर प्रदेश के झांसी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बीएलओ ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। नाथुराम नाम के बीएलओ ने दावा किया कि काम के बोझ से परेशान होकर उन्होंने यह कदम उठाया। हालांकि उन्हें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, तब जाकर उनकी जान बच पाई। जानकारी के मुताबिक नाथुराम नाम के वो बीएलओ झांसी के मऊरानीपुर इलाके में रोजगार सेवक के पद पर तैनात हैं। इसके अलावा वो बीएलओ का काम भी कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि दोनों काम से परेशान होकर उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की। केवाईसी नहीं हो रही, इसलिए बार-बार पैसा दिया जा रहा है, उसी तरह बीएलओ के कार्य के लिए पैसा दिया जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने दावा किया कि 1 सप्ताह पहले ही उन्होंने एसआईआर का काम खत्म कर लिया था। अन्य कारणवश आज उनके द्वारा ऐसा कदम उठाया गया। जो भी तथ्य हैं उसके संबंध में जांच करी जाएगी। इस बीच बीएलओ को बेहतर इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज भेजकर मामले की जांच तेज कर दी गई। उधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अवैध रूप से रह रहे लोगों के लिए नया डिटेंशन सेंटर बनाया गया। इस डिटेंशन सेंटर में जरूरत की सभी सुविधाएं दी गई। ये डिटेंशन सेंटर 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा और इसके साथ ही डिटेंशन सेंटर में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग कमरे बनाए गए। उसके साथ ही फैमिली रूम और किचन भी बनाया गया। कि इस डिटेंशन सेंटर में कुल 4 कमरे हैं, जिस कमरे में 50 बेड हैं और वहां ठंड से बचने की भी पूरी व्यवस्था की गई। गोरखपुर में अभी तक अवैध रूप से रहने वाले किसी भी व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गोरखपुर नगर निगम ने डिटेंशन सेंटर का निर्माण करवा दिया। इधर उत्तराखंड में पौड़ी जिले के एक गांव में घर घर नल से पानी पहुंचाने के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। दावा किया गया कि सरकारी फाइलों में तो उस गांव के हर घर तक पानी पहुंचा दिया गया, लेकिन हकीकत उससे अलग बताई गई। हालांकि वहां पानी की टूटी फूटी पाइपलाइन तो बिछा दी गई, लेकिन इसके बावजूद उस गांव के लोगों तक पानी नहीं पहुंचा। लोगों ने बताया कि वो पानी लाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हो गए। हैरान कर देने वाला मामला पौड़ी जिले के नाई गांव का रहा। उस गांव के लोगों ने दावा किया कि सरकारी फाइलों में 5 साल पहले ही वहां के 98 घरों में पानी का कनेक्शन लगा दिया गया था, लेकिन हकीकत में उनके घर में नल लगाया ही नहीं गया। वहां के लोगों ने प्रशासन से इसकी शिकायत भी की। सौभाग्य की एक बात यह कि इन अधिकारियों का काम क्या सिर्फ कागजों पर चेक करने का होता है? किसी की तो जिम्मेदारी होती होगी ना कि देखे कि काम हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद कागज बनाए, उसके बाद पैसा जाता होगा ना ठेकेदारों को। लेकिन ये तो कहते हैं ना पैसा पानी में बहा दिया। वो किया है पौड़ी जिले में इन लोगों ने। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के नाई गांव में हर घर जल योजना का पानी पता लगा कि कागजों में ही बह रहा है। पब्लिक टैक्स दे रही है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं ताकि लोग दूर दूर से पानी ना ढोएं, लेकिन नाई गांव में क्या हुआ? आरटीआई से पता चला कि 5 साल पहले फाइलों में ही 98 घरों में पानी का कनेक्शन दिखा दिया गया था। पाइपलाइन कहां बिछाई? कागजों में। हकीकत में न नल लगे न पानी की एक बूंद आई। गांव वाले कई किलोमीटर पैदल चलकर झरनों से पानी ला रहे हैं। कुछ के यहां खाली पाइप लग गए, लेकिन कनेक्शन कोई नहीं। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब पानी ला रहे हैं दूर जाकर, लेकिन इनके यहां आप कभी पानी का कनेक्शन देने कोई आने वाला ही नहीं था। क्यों नहीं आने वाला था? क्योंकि वो तो कागज देखकर आते ना। तो कागजों में तो इनके यहां पानी का कनेक्शन आ गया था, आ चुका था कब का। फाइलें तो भर चुकी, पेमेंट तो हो चुकी ठेकेदारों की। वो तो आरटीआई से पता चला, तो अब अधिकारी लोग कह रहे हैं कि जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी।
अरे हर घर नल लग गया, ये कागज बनाने से पहले जांच नहीं करनी थी कि लगा या नहीं? एक खबर उस दिन बिहार से आई थी कि पाइपलाइन बिछी लेकिन पानी नहीं आया, या राजस्थान में फर्जी बिल बन गए थे, यानी कागजों में काम पूरा। ये तो 5 साल बाद आरटीआई से पता चला है, यानी जब पानी देने का काम पूरा करने की फाइल बंद की, उसके भी 5 साल बाद तक आपको पता ही नहीं चला कि वहां पानी दिया है किसी ने या नहीं दिया है। सब कागज पर है, वहां जाकर कोई चेक करने का कोई सिस्टम ही नहीं है क्या? सब कागज पर ही देखते हो और कागज भी खुद ही बनाते हो। तो इनको तनख्वाहें भी कागज पर दे दो ना, कह दो दे दी, इनकी प्रमोशन भी कागज पर ही कर दो, कह दो हो गई, अब आज से आप और बड़े बाबू साहब हो गए। इन अधिकारियों को सरकारी गाड़ी दे दो, इनको सरकारी बंगले दे दो, लेकिन सब कागज पर दे दो। जब बोलेंगे कुछ मिला नहीं तो बोलना आरटीआई लगाओ, जांच करके बताएंगे। 100 बात की एक बात। उधर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में कई नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 11 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन पर 82 लाख रुपए से ज्यादा के इनाम का ऐलान किया गया था। वो नक्सली महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा के इलाकों में सक्रिय थे। पुलिस ने जन जागरण बुलावा किया, वहाँ पे सुविधाएं पहुंची, तो लोगों का तो समझ में आया कि डेवलपमेंट ही उनके विकास का। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 2 खूंखार नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। दीपक और रोहित नाम के इन 2 नक्सलियों पर कुल 40 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम था। हरियाणा के रोहतक में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मोहित नाम के बदमाश को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। उस पर लूट, अपहरण और हत्या की कोशिश समेत कई मामले दर्ज हैं। दलालों पर शिकंजा कसने के लिए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया। रेलवे ने 3 करोड़ से ज्यादा फर्जी आईडी बंद करने का दावा किया। रेलवे के मुताबिक तत्काल टिकटों की कालाबाजारी रोकने में इस कदम से मदद मिलेगी। इधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में दीपक टंडन नाम के कारोबारी ने दंतेवाड़ा की डीएसपी कल्पना वर्मा पर सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कल्पना वर्मा ने उन्हें प्यार के जाल में फंसाकर उनसे 2.5 करोड़ रुपए हड़प लिए। और कारोबारी के आरोप लगाने के बाद दंतेवाड़ा की डीएसपी कल्पना वर्मा सुर्खियों में आ गई। कारोबारी दीपक टंडन ने आरोप लगाया कि कल्पना वर्मा ने प्यार का नाटक कर उन्हें फंसाया और फिर उनसे करीब 2.5 करोड़ रुपए ठग लिए। सबूत के तौर पर उन्होंने व्हाट्सएप चैट के कुछ स्क्रीनशॉट भी पुलिस को दिए। दावा किया गया कि उसमें डीएसपी कल्पना वर्मा कारोबारी से अपने पिता के लिए कार की डिमांड करती नजर आई। इसी तरह की एक दूसरी चैट में 12.5 लाख रुपए के लेन देन की बातें दिखाई दी। और कारोबारी दीपक टंडन ने व्हाट्सएप चैट के अलावा पुलिस को होटल के कुछ सीसीटीवी वीडियो भी दिए और उन सबूतों के आधार पर कारोबारी ने दंतेवाड़ा की डीएसपी कल्पना वर्मा पर ब्लैकमेलिंग और करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप लगाया। कारोबारी का यह भी आरोप है कि कल्पना वर्मा ने अपने भाई का होटल खुलवाने के नाम पर भी उनसे लाखों रुपए वसूले। कारोबारी के मुताबिक साल 2021 में एक दोस्त के जरिए उनकी कल्पना वर्मा से मुलाकात हुई थी। उन्होंने दावा किया उसके बाद डीएसपी ने लगातार फोन करके उनसे मिलना शुरू कर दिया था। कारोबारी के मुताबिक वो अक्सर उनके होटल में आती थीं और देर रात तक उनसे वीडियो कॉल पर बातें करती थी। और कारोबारी दीपक टंडन ने आरोप लगाया कि प्यार के जाल में फंसाने के बाद कल्पना वर्मा ने उनसे बहाने बनाकर पैसे ऐंठने शुरू कर दिए थे और दावा किया कि पिछले 3 साल के दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारी कल्पना वर्मा की हर एक डिमांड पूरी की। दीपक टंडन ने आरोप लगाया कि कल्पना वर्मा ने उनसे 2 करोड़ रुपए नकद, एक कार, लाखों रुपए के गहने हड़प लिए। कारोबारी के मुताबिक डीएसपी ने उनके एक होटल की रजिस्ट्री तक अपने भाई के नाम पर करवा ली थी। सूत्रों के मुताबिक दीपक टंडन और डीएसपी कल्पना वर्मा के बीच बात तब बिगड़ गई जब कल्पना वर्मा ने उन पर पत्नी से तलाक लेने के लिए दबाव डाला और दावा किया गया कि उसी दौरान कारोबारी की पत्नी को भी उनके रिश्ते की भनक लग गई। और तो और जब कारोबारी की पत्नी को इस बात का पता चला कि डीएसपी ने उनके पति से करोड़ों रुपए ऐंठ लिए तो वो भड़क गई और दावा किया गया कि कारोबारी का उनकी पत्नी के साथ झगड़ा शुरू हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मामला बढ़ता देख डीएसपी कल्पना वर्मा ने दीपक टंडन से दूरी बनानी शुरू कर दी। बाद में दीपक टंडन की पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। उन्होंने डीएसपी कल्पना वर्मा के परिवार पर पति से करोड़ों रुपए ऐंठने का आरोप लगाया। कारोबारी की पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस में शिकायत करने के बाद उनके पति को जान से मारने की धमकी तक दी गई। हालांकि उनकी पत्नी की शिकायत के बाद डीएसपी कल्पना वर्मा के पिता और भाई की तरफ से भी पुलिस में आवेदन दिया गया और उस आवेदन में दीपक टंडन पर पैसे हड़पने के आरोप लगाए गए। हालांकि पुलिस की तरफ से बताया गया कि दोनों पक्षों की तरफ से किसी भी थाने में कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई। आवेदन दिया गया था विशुद्ध रूप से आपसी लेन देन और आर्थिक धोखाधड़ी से संबंधित है, जिसमें
पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है। इस सबके बीच दंतेवाड़ा की डीएसपी कल्पना वर्मा ने कारोबारी दीपक टंडन और उनकी पत्नी के लगाए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और दावा किया कि उनकी सोशल मीडिया से तस्वीर लेकर फर्जी व्हाट्सएप चैट तैयार की गई। इसके अलावा उन्होंने कारोबारी के साथ किसी भी तरह के संबंध की बात से इनकार कर दिया और रायपुर की रहने वाली पुलिस अधिकारी कल्पना वर्मा के मुताबिक कारोबारी दीपक टंडन और उनके पिता पहले से एक दूसरे को जानते हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके पिता का लाखों रुपया कारोबारी पर बकाया है। डीएसपी के मुताबिक दीपक टंडन ने अपनी पत्नी बरखा टंडन को चेक दिया था जो बाउंस हो गया था। इसी वजह से मामला कोर्ट पहुंच गया था। डीएसपी कल्पना वर्मा ने दावा किया कि उनकी छवि खराब करने के लिए उनके खिलाफ साजिश रची गई। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में मौजूद महाराजा यशवंतराव अस्पताल में बिजली गुल होने के बाद डॉक्टरों ने टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किया, जबकि यह हॉस्पिटल इंदौर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। लेकिन उसके बाद भी अस्पताल की बिजली अचानक गुल हो गई। बिजली जाने के बाद डॉक्टरों ने मोबाइल फोन की रोशनी में मरीजों का इलाज किया। देखिए कैसे देखा जा रहा है मरीज को, देखिए फोन की रोशनी जला के मरीज को देखा जा रहा है क्योंकि लाइट नहीं है यहाँ पर। लोगों ने आरोप लगाया कि महाराजा यशवंतराव अस्पताल में अक्सर लाइट जाने की समस्या होती है और यहाँ आप देख सकते हैं कि लाइट चली गई है। यहाँ अक्सर यही होता है, यहाँ पेशेंट्स परेशान होते रहते हैं, कोई सुनवाई हो नहीं पाती। बिजली जाने के बाद अस्पताल में काफी देर तक अंधेरा छाया रहा, जिससे मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। सौ बात की एक बात है कि सरकारी अस्पताल तो शायद बने ही इस बात के लिए हैं कि ये अधिकारी लोग साबित कर सकें कि दो अलग अलग दुनिया है। एक उस पब्लिक की जिसको सरकारी अस्पताल में जाना पड़ता है, दूसरी उनकी जिनको मतलब ही नहीं वहां क्या हो रहा है। इंदौर का एमवाई अस्पताल कहते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। वहां की भी सबसे काम की इलाज की मशीन कौन सी है? मोबाइल की टॉर्च। गांव कस्बों में तो देखा ही था। इंदौर के अस्पताल में, बड़े सरकारी अस्पताल में डॉक्टर मोबाइल की टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी का इलाज चल रहा होता तो, लेकिन उनका वहां कैसे चल रहा होता? अधिकारी लोग थोड़े ही इन अस्पतालों में जाते हैं जिनको चलाने का जिम्मा उन पर होता है। या ऐसा किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में दिख जाता तो पब्लिक पूछने लगती पैसे किस बात के लेते हो। लेकिन ये सरकारी अस्पताल भी तो पैसे ले रहे हैं पब्लिक से, टैक्स पब्लिक से ही तो ले रहे हैं, जिससे ये अस्पताल भी चल रहे हैं और इन अधिकारियों की तनख्वाहें भी जा रही हैं। इतने बड़े अस्पताल में जनरेटर खराब हो गया क्या हुआ? लोग भी कह रहे हैं यहां अक्सर लाइट चली जाती है, अक्सर। पब्लिक ने मान लिया इन अस्पतालों में ऐसे ही चलेगा। अफसरों के घर पर इतनी बिजली जाती है? अफसरों के बच्चों के स्कूलों में टॉर्च जलाकर पढ़ाई होगी? 1 मिनट की भी बिजली गुल होने से इलाज में किसी की जान पर भी बना सकती है। किस चीज का पैसा कम पड़ गया? जनरेटर का नहीं है, वायरिंग का पैसा नहीं है, मैकेनिक के लिए नहीं है, किस चीज के लिए नहीं है पैसा? मरीजों को प्रदर्शन करना पड़ेगा क्या? अब क्या कार्रवाई करोगे? इन अधिकारियों की तनख्वाहें रुक जाएंगी जब तक बिजली नहीं आएगी। एक बार ये करके देख, अपने घर से नंगे तार हाथ में लेकर दौड़े चले आएंगे ये लोग कि लो भाई साहब लगा लो लाइट, दो इनको थोड़ा करंट का झटका। सौ बात की एक बात। इधर जम्मू में एक संदिग्ध पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। जम्मू के बिश्नाह इलाके में पुलिस ने एक संदिग्ध पाकिस्तानी गुब्बारा बरामद करने का दावा किया। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं और पूरे इलाके की निगरानी बढ़ा दी गई। यूपी के संभल में पुलिस ने एक फर्जी साधु को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है, जो साधु बनकर तीर्थ की जमीन पर कब्जा करवा रहा था। यूपी की बुलंदशहर कोर्ट में आरोपियों की जमानत देने वाले फर्जी लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। बताया गया कि ये लोग पैसे लेकर नकली दस्तावेजों के जरिए कई आरोपियों की कोर्ट में जमानत देते थे और इसी बात के सबूत मिलने के बाद पुलिस ने 20 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने ऑपरेशन डिजिटल मनबड़ शुरू किया। इस काम के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई। बताया गया कि इस ऑपरेशन के तहत सोशल मीडिया पर विवादास्पद और भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर नजर रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उधर उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक थाने के अंदर जमीन विवाद सुलझाने पहुंचे दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। उन दोनों पक्षों के लोगों में जमीन को लेकर लंबे वक्त से झगड़ा चल रहा था। इस वजह से उनमें झड़प हो गई, लेकिन झड़प के बाद वो लोग थाने पहुंचे तो वहां भी एक दूसरे पर टूट पड़े और थाने के अंदर तो एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकते नजर आए।
उनमें एक आदमी को कुछ लोगों ने मिलकर पकड़ा और उस पर लात घूंसों की बौछार कर दी। इस बीच वहां मौजूद एक लड़के ने कुर्सी उठाई और उस पर हमला कर दिया। इसके बाद तो कुछ और लड़कों ने भी कुर्सियां उठा ली और उसके ऊपर फेंक दी। इस दौरान थाना परिसर में मौजूद पुलिसकर्मी उन्हें रोकते दिखाई दिए। वहां हुई इस घटना के बाद पुलिस ने उनमें 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उधर गुजरात के राजकोट में 7 साल की एक बच्ची के साथ दरिंदगी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसके बाद दावा किया गया कि आरोपी को जब कोर्ट से थाने ले जाया जा रहा था तब उसने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और पुलिस ने दावा किया कि आरोपी को पकड़ने के दौरान उसके दोनों पैरों में गोली मारी गई और इस वजह से वो घायल हो गया। उसे आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया। धारदार हथियार होता है करीब 2 फीट का, उससे हमारी पुलिस की टीम के ऊपर उसने जान से मारने के इरादे से हमला किया। इस कार्रवाई में एक पुलिसकर्मी घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने 7 साल की बच्ची के साथ हैवानियत करने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया। बच्ची के रेप की खबर से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। लोग बेहद गुस्से में आ गए। हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटे बाद आरोपी को पकड़ लिया। उधर चुनाव आयोग ने यूपी समेत कई राज्यों में वोटर लिस्ट रिवीजन का काम पूरा करने की समय सीमा बढ़ा दी। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया SIR को पूरा करने की समय सीमा 3 से 15 दिन तक बढ़ा दी। ये फैसला यूपी के अलावा तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार को लेकर लिया गया। राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान जवाहरलाल नेहरू पर की गई टिप्पणियों को लेकर निशाना साधा। ये बहस नेहरू जी के ऊपर हो रही है क्या वंदे मातरम पे हो रही है, मैं जानना चाहता हूं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 5 दिन के गोवा दौरे पर जाएंगे। खबर है कि गोवा में होने वाले जिला पंचायत चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल प्रचार करेंगे। इस दौरान वो कई जनसभाएं करेंगे और पदयात्रा भी निकालेंगे। यूपी के प्रयागराज में होने वाले माघ मेले से पहले यूपी सरकार ने उसका लोगो जारी किया। ऐसा पहली बार हुआ जब माघ मेले का कोई लोगो बनाया गया हो। इस लोगो में संगम के साथ चंद्रमा की 14 कलाओं को दिखाया गया। उधर उत्तर प्रदेश के इटावा में एक छात्र ने अपने दोस्तों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए खुदकुशी कर ली। उसने अपने दोस्तों पर 20 लाख रुपए मांगने का भी आरोप लगाया और उस छात्र की मौत के बाद उसके घर में मातम पसर गया। उस छात्र ने खुदकुशी से पहले अपने दोस्तों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उसने मेरी वीडियो बना ली, अब मेरे ऊपर वो केस मुकदमा करने जा रहा है। इस वजह से मुझसे 20 लाख रुपए मांग रहा है। हम इस वजह से आत्महत्या करने जा रहा हूँ। उसके जिम्मेदार बड़े, उसके भाई छोटे जिम्मेदार होगा। और बयान सामने आते ही पूरे इलाके में सनसनी मच गई और उसके घर वालों के भी होश उड़ गए। और मृतक छात्र रोहित के बयान के आधार पर उसके परिजनों ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट लिखवाई। उन्होंने रोहित के दोस्तों पर कई आरोप लगाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इधर उत्तर प्रदेश लेकिन इसी बीच रोहित का एक और रिकॉर्ड किया हुआ बयान सामने आ गया और घर वालों ने दावा किया कि रोहित ने यह बयान भी खुदकुशी से पहले अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया। भैया मेरी मम्मी को ध्यान रखिए। रोहित के बयान सुनने के बाद उसके घर वाले भी सदमे में आ गए और उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर रोहित ने ऐसा क्यों किया। अब तो साहब वो ही बता सकता है, हम आओ तो बच्चा चलो। रोहित के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इधर उत्तर प्रदेश के ललितपुर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में एक फर्जी डॉक्टर के पकड़े जाने पर हंगामा हो गया। आरोप लगा कि उस डॉक्टर ने अपने जीजा की डिग्री दिखाकर 3 साल तक कार्डियोलॉजी विभाग में मरीजों का इलाज किया। लेकिन उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने दावा किया कि उस डॉक्टर की बहन ने फर्जीवाड़े का पर्दाफाश कर दिया। उनके मुताबिक इसकी भनक लगते ही डॉक्टर इस्तीफा देकर फरार हो गए। उसमें उन्होंने ये लिखा था कि हमारी माताजी का देहांत हो गया है। उन्हीं की बहन बगल में बैठी थी, उन्होंने कहा माताजी हमारी ठीक है। फर्जीवाड़े की खबर मिलने पर ललितपुर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने तुरंत कार्रवाई की और प्रशासन को इसकी जानकारी दी। तब इन्होंने आधार कार्ड पे अपने जीजा जी की फोटो लगा के उसको कर लिया। उस कॉलेज के प्रिंसिपल के मुताबिक कॉलेज में जमा हुए दस्तावेजों में फोटो नहीं होने की वजह से फर्जीवाड़े का पता नहीं लग पाया, लेकिन जानकारी मिलते ही फरार हुए डॉक्टर की तलाश तेज कर दी गई। उधर पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी विधायक अग्निमित्र पॉल का काफिला रोके जाने पर बवाल मच गया। अग्निमित्र पॉल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के एक नेता और कार्यकर्ताओं पर काफिला रोकने का आरोप लगाया और इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक अग्निमित्र पॉल के साथ उनके समर्थक आसनसोल के काली पहाड़ी चौक पर जमा हो गए।
उन्होंने रास्ते के बीच में आग जलाई और ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी विधायक और उनके समर्थकों का गुस्सा पुलिस प्रशासन पर भी भड़का। ये बवाल आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक अग्निमित्रा पॉल का काफिला रोके जाने के बाद हुआ, क्योंकि अग्निमित्रा पॉल ने काफिला रोकने का आरोप टीएमसी के सुबीर बनर्जी नाम के नेता और उनके समर्थकों पर लगा दिया। सुबीर बनर्जी आसनसोल के तिराट इलाके से पंचायत सदस्य हैं और अग्निमित्रा पॉल के काफिले को तिराट इलाके में ही रोका गया था। बीजेपी विधायक ने इसके लिए टीएमसी नेता और पंचायत सदस्य सुबीर बनर्जी को जिम्मेदार बताया। टीएमसी के तिराट के जो पंचायत मेंबर आज टीएमसी को कैडर लेकर हमारे गाड़ी को घेर कर रखे। यही नहीं, अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया कि उनकी सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ जवानों से भी बदसलूकी की गई। सीआईएसएफ उसको क्या बोला है, क्षमा मांगना होगा। हमारे गाड़ी के सामने सारे गांव वाले को बैठा के नाटक करना शुरू कर दिया। अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि उनके काफिले की गाड़ियों को करीब 1.5 घंटे तक रोक कर रखा गया था और जब उन लोगों ने उन्हें आगे आने ही बढ़ने दिया तो बीजेपी विधायक ने पुलिस बुला ली थी। इस दौरान काफी देर तक हंगामा चलता रहा था, लेकिन अग्निमित्रा पॉल ने दावा किया कि शिकायत मिलने के बाद भी बंगाल पुलिस देर से पहुंची थी। आज एक विधायक को घेर कर रख दिया है 1 घंटा 1.5 घंटा के ऊपर। पुलिस आके म्यू म्यू करके उनसे बात कर रही है। बीजेपी विधायक ने बताया कि उन्हें आसनसोल के तिराट इलाके में रेत माफिया के बढ़ते आतंक की शिकायत मिली थी। इसी के बाद वो वहां जायजा लेने पहुंची थी, लेकिन अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ता उनकी गाड़ी के सामने बैठ गए और आगे बढ़ने से रोक दिया था और इसीलिए बीजेपी विधायक ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने दावा किया कि वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया एसआईआर की वजह से ममता बनर्जी को अपनी सरकार जाने का डर सताने लगा, क्योंकि अग्निमित्रा पॉल के मुताबिक टीएमसी भारत में अवैध तरीके से आए रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों के दम पर चुनाव जीतती रही है। इस बार एसआईआर होने के बाद आपको ये मालूम चल गया कि आप नहीं जीतेंगे ये 2026 का इलेक्शन। अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हार के डर से ही टीएमसी ने बीजेपी नेताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया और इसी के तहत आसनसोल में उनके काफिले को जबरदस्ती रोक कर रखा गया था। हालांकि टीएमसी ने अग्निमित्रा पॉल के आरोपों को खारिज कर दिया और दावा किया कि आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद अग्निमित्रा पॉल पिछले 5 साल से अपने क्षेत्र में नहीं गई थी। उन्होंने 5 साल किसी के पास खबर न लिया, ना किसी के घर गया, न किसी से मुलाकात किया, ना कोई कार्यसूची किया। अपने जो विधायक फंड का पैसा वो भी खर्चा नहीं किया। टीएमसी नेता नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के मुताबिक राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक आते देख बीजेपी विधायक लंबे वक्त बाद लोगों से मिलने पहुंची और इसी दौरान नाराज लोगों ने उन्हें घेर लिया था। आदमी ने पूछा कि दीदी कहाँ थे आप, तो उन्होंने इसके जवाब में उनको सिक्योरिटी बोला गोली चला दूंगा। मतलब टीएमसी ने अग्निमित्रा पॉल पर ही लोगों को धमकाने के आरोप मढ़ दिए। इधर झारखंड के चाईबासा में एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में मुआवजे को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए। झारखंड के चाईबासा में 5 बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने के विरोध में बच्चों के परिवार वालों के साथ मिलकर झारखंड बचाओ जनसंघर्ष मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया। आरोप लगाया गया कि सरकार के ऐलान के बाद भी न तो उन्हें मुआवजा मिला और न ही बच्चों का इलाज शुरू हुआ। सरकार जो है फिल्मी डायलॉग मारने में बड़ा विश्वास करती है, जो हम कहते हैं वो करते हैं और हमें ऐसा महसूस होता है कि सरकार ने जो कहा था वो नहीं कर रही है। बिहार के सीतामढ़ी में एचआईवी संक्रमित मरीजों की संख्या 7,400 पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक एचआईवी संक्रमित मरीजों में 400 छोटे बच्चे हैं जिन्हें संक्रमण उनके माता पिता से मिला। हम लोग इस पर बहुत काम भी कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। अपने मरीज को हम 2-2 महीने की 3-3 महीने का दवाई देते हैं और ये कहते हैं कि आप किसी हाल में दवाई मिस नहीं करना है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में कांस्टेबल पर हमला करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। आरोप लगा कि 2 दिसंबर को भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। बताया गया कि इसमें वो आरोपी भी शामिल था। इस मामले में 20 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। भागने के प्रयास में पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई के दौरान अभियुक्त के पैर पर गोली लगी है। शराबबंदी वाले राज्य बिहार के पटना में पुलिस ने किराए के एक फ्लैट पर छापेमारी कर 5.5 लाख रुपए की शराब जब्त कर ली। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने पटना के कंकड़बाग इलाके से नशे के इंजेक्शन बेचने के आरोप में 3 लोगों को धर दबोचा। रोहन यादव और मिथिलेश कुमार के घर से
कुल 669 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। उधर उत्तर प्रदेश के बलिया में एक सड़क की मरम्मत के दौरान लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने आरोप लगाया कि सड़क बनाने में घटिया सामान का इस्तेमाल किया गया और एक आदमी ने बनाई गई रोड का हाल भी दिखाया, क्योंकि वो आसानी से चटाई की तरह उखड़ गई। देखो सब उभर जी पूरा देखो। और सड़क की हालत देख लोग नाराज हो गए। उन लोगों ने सड़क बनाने में जुटे मजदूरों को रोक दिया। इस दौरान एक आदमी ने सड़क का काम संभाल रहे इंजीनियर को फोन लगाकर इसकी शिकायत भी की। कम से कम माल डाल करके आप लोग बना रहे हैं, कोई हाथ से भी उठा रहा है तो बताइए, पूरा सड़क उखड़ जा रहा है। वहां आसपास रहने वाले लोग भड़क गए और उन्होंने सड़क की मरम्मत का काम रोक दिया। इस मामले में प्रशासन से शिकायत की गई। उनको सेट होने में करीब 1 हफ्ते का टाइम लगता है। फिलहाल हम लोग आख्या मांग रहे हैं संबंधित सहायक अभियंता जूनियर इंजीनियर से, अगर कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाती है संबंधित फर्म के विरुद्ध ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के एक अधिकारी ने मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। इधर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली केस के अहम गवाह की कार को टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। ये घटना 1 रोज पहले बसीरहाट के एक इलाके में हुई थी। उस वक्त संदेश खाली हिंसा और ईडी अधिकारियों पर हमले के मामलों में मुख्य गवाह भोलानाथ घोष एक दूसरे मामले में कोर्ट जा रहे थे और तभी उनकी कार हादसे का शिकार हो गई थी। उनकी कार को बीच रास्ते में ही ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी थी। घटना में भोलानाथ घोष गंभीर रूप से घायल हुए थे, जबकि उनकी बेटे की मौत हो गई थी। उसी मामले में पश्चिम बंगाल की पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया। यानी पुलिस इस घटना की जांच हत्या के एंगल से करेगी। भोलानाथ के घर वालों ने उसके लिए टीएमसी नेता शाहजहां शेख को जिम्मेदार ठहराया था और पुलिस ने इस मामले में जिस ट्रक ड्राइवर पर हत्या का केस दर्ज किया उसे शाहजहां शेख का करीबी माना जाता है। और जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी के गवाह भोलानाथ घोष ने दावा किया कि इस घटना को ट्रक ड्राइवर ने शाहजहां शेख के ही निर्देश पर अंजाम दिया था। इस बीच आरोपी ट्रक ड्राइवर की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें वो टीएमसी नेता शाहजहां शेख के साथ नजर आए। भोलानाथ घोष के परिवार वालों ने दावा किया कि मामले में गवाही देने से रोकने के लिए कई बार उन्हें जान से मारने की धमकी तक मिली थी। और टीएमसी नेता शाहजहां शेख तब चर्चा में आए थे जब उनका नाम संदेश खाली में हुई हिंसा के मामले में सामने आया था और शाहजहां शेख पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर संदेश खाली में कई महिलाओं का यौन शोषण किया था। इसके अलावा दावा किया गया था कि उन्होंने गांव के कई लोगों की जमीनें हड़प ली थी। इस बीच राज्य में हुए एक घोटाले मामले की जांच के लिए पिछले साल जनवरी में जब ईडी की टीम संदेश खाली पहुंची थी, तब उस टीम पर हमला हो गया था। उस मामले में भी शाहजहां शेख को आरोपी बनाया गया था। बाद में वो इसी मामले में गिरफ्तार भी हो गए थे। भोलानाथ घोष इन दोनों मामलों में ईडी और सीबीआई की तरफ से गवाह बनाए गए थे। अमेरिका ने दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला के पास एक जहाज को सीज कर खलबली मचा दी। अमेरिकी सेना ने तेल के टैंकर वाले उस जहाज पर कब्जा जमा लिया और इसकी वजह से वेनेजुएला बुरी तरह भड़क गया, क्योंकि अमेरिकी फौज ने उस जहाज पर तब धावा बोला जब वो वेनेजुएला के तट के बिल्कुल करीब था। हथियारों से लैस अमेरिका के सैनिक हेलीकॉप्टर से पहुंचे और रस्सी के सहारे एक एक कर नीचे उतर गए। देखते ही देखते वो तेल टैंकर वाले उस जहाज पर फैल गए और उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस कार्रवाई की पुष्टि की। We've just seized a tanker on the coast of Venezuela, large tanker, very large. दावा है कि उस तेल टैंकर को कैरिबियन सागर में वेनेजुएला के नजदीक सीज किया गया। वेनेजुएला से टकराव बढ़ने के बाद अमेरिका ने इस इलाके में सैन्य तैनाती बढ़ा दी थी और इसी वजह से दोनों देशों में लगातार तनाव बढ़ता गया। इस बीच अमेरिका ने उस जहाज पर कब्जा कर वेनेजुएला को भड़का दिया, क्योंकि दावा है कि तेल टैंकर वाला वो जहाज जैसे ही वेनेजुएला से रवाना हुआ, अमेरिका की सेना उस पर टूट पड़ी। दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा जखीरा वेनेजुएला के पास ही मौजूद है, लेकिन वेनेजुएला और अमेरिका के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। यही नहीं, अमेरिका ने वेनेजुएला और उसकी धरती से निकलने वाले तेल पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा रखे। अमेरिका का दावा है कि जिस जहाज को सीज किया गया वो प्रतिबंध के बावजूद वेनेजुएला से कच्चा तेल ले जा रहा था। और इतना ही नहीं, अमेरिका ने आरोप लगाया उस जहाज से होने वाली कमाई से आतंकी संगठनों को फंड दिया जा रहा था और इसीलिए अमेरिकी सेना ने तेल टैंकर वाले उस जहाज को कैरिबियन सागर में पकड़ लिया। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा चौड़ा फासला है। हालांकि कैरिबियन सागर में सीज किए गए उस जहाज को कहां ले जाया गया उसकी जानकारी नहीं मिल सकी। अमेरिका ने दावा किया उस जहाज को चलाने वाली कंपनी लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला और ईरान की सेना की ब्रांच IRGC को आर्थिक मदद दे रही थी। इन दोनों को अमेरिकी आतंकी संगठन मानता है, इसलिए उसने अपने इस एक्शन को लेकर आतंक के खिलाफ की गई कार्रवाई बताया। लेकिन उस जहाज पर कब्जा किए जाने के बाद वेनेजुएला गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अमेरिकी कार्रवाई को डकैती करार दिया।
उधर यूरोप के देश बुल्गारिया में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले वहां हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर पोस्टर और बैनर लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। और बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की थी। प्रदर्शनकारी अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर हवा में मोबाइल लहराते नजर आए। हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनकी आवाज से सोफिया के कई इलाके गूंज उठे। प्रदर्शनकारियों ने वहां की संसद का घेराव करके खूब हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक लोगों का गुस्सा 2026 के बजट के फैसले पर भड़क गया और सरकार के कामों से नाराज लोगों ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी। सोफिया के अलावा भी कई शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों ने वहां के संसद भवन की इमारत पर लेजर के जरिए लिखकर सरकार से इस्तीफे की मांग की। इस दौरान एक युवा प्रदर्शनकारी ऊंची दीवार पर चढ़कर बुल्गारिया का झंडा लहराता दिखा। इस प्रदर्शन में बुल्गारिया यूनिवर्सिटी के छात्र भी शामिल रहे। कुछ लोगों ने वहां के सत्ताधारी नेताओं का पोस्टर दिखाकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारी लगातार वहां की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करते रहे और कई हफ्तों तक चले प्रदर्शन के बाद वहां के प्रधानमंत्री ने अपना पद छोड़ दिया। उधर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर के एक बाजार में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। वहां आग लगने के बाद धमाकों की आवाजें आने लग गईं और उसके बाद तो अफरा तफरी के हालात बन गए, क्योंकि पूरा इलाका आग की तेज लपटों से घिरा नजर आया। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के उस बाजार में आग लगने से दहशत मच गई। आग लगने के बाद वहां तेज धमाकों की आवाजें तक सुनाई दी, जिससे लोगों का दिल दहल गया। आग की भयावह लपटें इतनी तेजी से फैलनी शुरू हुई कि उन पर काबू पाना मुश्किल हो गया। हवा में कई फीट ऊपर तक धुएं का गुबार उठता दिखा। जानकारी मिलने पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुट गईं, लेकिन तेजी से फैल रही आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। जिस बाजार में आग लगी वो सेंट पीटर्सबर्ग के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में एक बताया गया। उधर इसलिए आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई। लोग तुरंत अपनी दुकानों से निकलकर सड़क पर आ गए। भीषण आग की वजह से आसपास बनी इमारतों पर भी खतरा मंडराने लग गया। हालांकि दमकल विभाग की टीम उस पर काबू पाने में जुटी रही। आग लगने के बाद बाजार के अंदर से लगातार तेज आवाजें आती रहीं, जिन्हें सुनकर लोग और घबरा गए। इस दौरान वहां बच्चों से लेकर बड़े भी मौजूद रहे। जानकारी मिली कि दिल दहला देने वाले हादसे में एक महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। उधर अमेरिका के फ्लोरिडा में उस वक्त दहशत फैल गई जब वहां इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान एक विमान सड़क पर चल रही कार से टकरा गया। इस खौफनाक घटना को जिसने भी देखा उसने दांतों तले उंगली दबा ली, क्योंकि छोटे आकार वाला वो विमान सीधे उस कार पर लैंड हुआ। कार से टकराते ही वो एयरक्राफ्ट एक बार ऊपर की तरफ उछला और फिर रास्ते पर दूर तक घिसटता चला गया। दिल दहला देने वाला ये मंजर पीछे चल रही एक गाड़ी में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। प्लेन को नीचे आता देख उस गाड़ी में मौजूद लोगों का कलेजा कांप उठा। Oh my goodness. 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 रोंगटे खड़े कर देने वाला यह हादसा अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में हुआ और बताया गया जिस विमान की क्रैश लैंडिंग हुई उसमें उड़ान के दौरान कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। इसीलिए पायलट ने उसे रनवे पर उतारने के बजाय हाईवे पर उतारने की कोशिश की, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान वो एयरक्राफ्ट कार से टकरा गया। इस घटना की वजह से आसपास चल रहे लोग डर के मारे सहम गए। Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. पीछे चल रही गाड़ी के ड्राइवर ने फौरन अपनी गाड़ी दाईं तरफ मोड़ ली ताकि हादसे की जद में वो ना आए। A plane just crashed onto a highway. On a highway. फ्लोरिडा के कोको शहर में हुई विमान की इस क्रैश लैंडिंग से खलबली मच गई। हालांकि गनीमत यह रही कि प्लेन के पायलट और उसमें सवार एक व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई, लेकिन वो विमान जिस कार से टकराया उसे चला रही महिला घायल बताई गई। उधर आईएमएफ से कर्ज की किस्त जारी होने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐसा बयान दे दिया जिससे पूरी दुनिया में उनकी फजीहत हो गई। आईएमएफ कमजोर देशों की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कर्ज देने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और कुछ दिन पहले आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए करीब 120 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 10,000 करोड़ रुपए की किस्त जारी कर दी ताकि पाकिस्तान कंगाली के दौर से उबर सके। लेकिन जैसे ही आईएमएफ ने पैसा जारी किया, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सुर बदल गए। हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। इस बयान से शहबाज शरीफ की पूरी दुनिया में फजीहत हो गई, क्योंकि पाकिस्तान में लोग दाने दाने के लिए मोहताज।
पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शेखी बगाने से बाज नहीं आ रहे। उधर बांग्लादेश में चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई। बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को चुनाव कराए जाएंगे। 2024 में छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी और शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद यह बांग्लादेश में पहले चुनाव होंगे। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बड़ी हथियार डील हुई। डील के तहत अमेरिका ने पाकिस्तान को उसके F-16 लड़ाकू विमानों के लिए 68 करोड़ 60 लाख डॉलर यानी करीब 6,000 करोड़ रुपए की आधुनिक तकनीक और सहायता बेचने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के पास अमेरिका के ही दिए हुए करीब 75 F-16 लड़ाकू विमान मौजूद हैं। पंजाब के फाजिलका में आपसी झगड़े में साहिल कुमार नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इधर संसद में लोकसभा की कार्रवाई के दौरान ई सिगरेट पीने की शिकायत पर बवाल मच गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने संसद परिसर में टीएमसी के सांसद पर ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया और लोकसभा में उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान ई सिगरेट का मुद्दा उठाया। सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने सवाल किया कि अगर देश भर में ई सिगरेट बैन है तो टीएमसी के सांसद लोकसभा में बैठकर कैसे ई सिगरेट पी रहे हैं। हालांकि उन्होंने टीएमसी के किसी सांसद का नाम नहीं लिया, लेकिन इस मामले में कार्रवाई की मांग की। इस शिकायत पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने तुरंत संज्ञान लिया। कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। उन्होंने सभी सांसदों से नियमों का पालन करने की अपील की। लेकिन इसी बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने टीएमसी के सांसद सौगत रॉय पर संसद परिसर में ई सिगरेट पीने का आरोप लगा दिया और वो दोनों टीएमसी के सांसद सौगत राय से ई सिगरेट को लेकर सवाल पूछते सुनाई दिए। शेखावत जी ने कहा कि सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट नहीं, खुला जगह में आप प्रतिबंधित है, आप सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा पहुंचा रहे हैं। इस दौरान संसद परिसर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ई सिगरेट पर लगे प्रतिबंध के बारे में बात की। आपके स्वास्थ्य का खतरा है, लेकिन हमारा भी स्वास्थ्य खतरे में डाल रहे हैं। कोई भी खुला जगह में दिल्ली में नहीं, हमारे स्वास्थ्य को आप लोग बना के रखे हैं, हमारे स्वास्थ्य को खतरा में डाल रहे हैं दादा। वहां हंसी मजाक करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने उन्हें सिगरेट न पीने की हिदायत दे दी और इसके साथ उन्होंने सिगरेट पीने से स्वास्थ्य में को होने वाले नुकसान के बारे में भी उनके सामने बातें की। क्योंकि संसद परिसर में टीएमसी के सांसद सौगत राय के हाथ में एक ई सिगरेट नजर आई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि वो वहां ई सिगरेट पी रहे थे। इस मामले में कुछ पत्रकारों ने सौगत राय से सवाल पूछे तो वो भड़क गए। सर, परिसर में तो नहीं पी सकते ना सर? मैं पी सकते हैं, पी सकते हैं, बिल्डिंग में नहीं पी सकते, बाहर खुला जगह पे। आप लोग क्या स्पीकर बन गए? आप ही ठीक करेंगे। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि संसद भवन के अंदर नहीं लेकिन बाहर ई सिगरेट पी सकते हैं, जबकि साल 2019 में ही सरकार ने ई सिगरेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। उधर बिहार के मुंगेर में एक पेड़ से लगातार निकल रहे पानी को देख लोग हैरत में पड़ गए। बताया गया कि उस पेड़ में आग लग गई थी, जिसके बाद उसके तने से अचानक पानी निकलना शुरू हो गया और उस पेड़ से लगातार पानी निकलता देखकर लोग चौंक गए। इस बीच कुछ लोग ग्लास और बोतलें लेकर पानी भरने के लिए वहां पहुंच गए। उन्होंने उस पेड़ को लेकर तरह तरह की अटकलें लगानी शुरू कर दी। कुछ लोग इसे चमत्कार कहने लग गए तो कुछ लोगों ने इसे दिव्य शक्ति तक मान लिया। हैरान करने वाला मामला मुंगेर के तारापुर प्रखंड के पड़भाड़ा गांव में हुआ। उस गांव के रहने वाले लोगों के मुताबिक अलाव जलाने के दौरान उस पेड़ में आग लग गई थी। इसके बाद से उससे झरने की तरह पानी निकलने लग गया। इधर राजस्थान के झुंझुनू में भेदभाव करने का आरोप लगाकर अतिक्रमण हटाने में जुटे कर्मचारियों ने काम रोक दिया। वहां नगर परिषद की तरफ से पिछले 3 दिन से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन इसी बीच उन कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार कर दिया और उन्होंने अधिकारियों पर भेदभाव करने का आरोप लगा दिया। झुंझुनू के कबाड़ी मार्केट में अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा था। इस दौरान नगर परिषद के कर्मचारी काम छोड़ने की बात कहते सुनाई दिए। वहां नगर परिषद के अधिकारियों और उन कर्मचारियों के बीच बहस हो गई। उन कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने कुछ अतिक्रमणों को छोड़ने के लिए उन पर दबाव डाला। हमारे साथ के बाप हमारे खुद भी है, गलत तो गलत होना चाहिए हमारे साथ भी।
नाराज हुए उन कर्मचारियों ने अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान को बीच में ही रोक दिया। हालांकि वहां मौजूद अधिकारियों ने उन कर्मचारियों को मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया और झुंझुनू के कबाड़ी मार्केट से वो कर्मचारी लौट गए। वहां उन कर्मचारियों के लगाए गए आरोपों को नगर परिषद के अधिकारियों ने नकार दिया। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, इनसे समझाइश की जाएगी, लगातार निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है, बिल्कुल कर्मचारियों से वार्ता की जाएगी। झुंझुनू के नगर परिषद के अधिकारियों ने दावा किया कि अतिक्रमण हटाने का काम निष्पक्ष तरीके से किया गया। उन्होंने उन कर्मचारियों को समझाया, लेकिन वो लोग नहीं माने। वहां 8 दिसंबर से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू किया गया था, लेकिन नगर परिषद के कर्मचारियों ने अधिकारियों पर भेदभाव करने का आरोप लगाया और इस अभियान को बीच में ही रोक दिया। इसके बाद राजस्व अधिकारी ने उनसे बातचीत कर इस मामले को सुलझाने का भरोसा दिया। उधर बिहार के भागलपुर में सड़क पर चल रही एक गाड़ी की ऐसी खौफनाक टक्कर हुई कि लोग घबरा गए। वो गाड़ी वहां से गुजर रही थी, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क के किनारे लगे बिजली के एक खंबे से टकरा गई। और बिजली के उस खंबे से टकराने के बाद वो गाड़ी कई बार सड़क पर पलट गई। इसके बाद तो वो गाड़ी घिसटती हुई कुछ दूर तक चली गई। वहां टक्कर की तेज आवाज ने लोगों को डरा दिया। ये भीषण हादसा भागलपुर के तिलका मांझी थाने के पास हुआ। उस हादसे के बाद वो गाड़ी पलटी हुई नजर आई और उसका एक पहिया भी खुल गया। जोरदार टक्कर होने की वजह से उसके परखचे उड़ गए और उसमें लगा शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया। गनीमत ये रही कि गाड़ी को चला रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान बाल बाल बच गई। इधर असम के गुवाहाटी में एक इमारत में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गुवाहाटी में एक 6 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया। 33 घंटों तक चली मशक्कत के बाद भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक तेज रफ्तार कार ने एक स्कूटर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर होते ही स्कूटर सवार 75 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस कार के नंबर के आधार पर आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुट गई। दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की याद में दिल्ली में उनकी पत्नी और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने प्रार्थना सभा रखी। इस सभा में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई मंत्री, नेता और अभिनेता पहुंचे। उधर दिल्ली के अलीपुर इलाके में पुलिस ने गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला नकली इंजन ऑयल बनाने वाले गिरोह को पकड़ने का दावा किया। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली इंजन ऑयल और सैकड़ों की तादाद में खाली डिब्बे बरामद हुए, जिनमें नकली इंजन ऑयल भरकर दिल्ली के आसपास के इलाकों में भेजा जाता था। और उसी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस गिरोह का भंडाफोड़ किया। जांच के दौरान पुलिस की टीम जब उस नकली इंजन ऑयल की फैक्ट्री में पहुंची तो उसके भी होश उड़ गए। वहां कई डिब्बों में नकली इंजन ऑयल भरा जा रहा था। जांच के दौरान फैक्ट्री से सैकड़ों लीटर नकली इंजन ऑयल, फर्जी स्टिकर, बारकोड और पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली मशीनें बरामद हुई। इधर दिल्ली के वजीरपुर इलाके में बंद हो चुके 500 और 1000 के पुराने नोटों की बड़ी खेप मिलने से सनसनी मच गई। बताया गया कि वहां छापेमारी के दौरान 2 कारों से करोड़ों रुपए के नोट जब्त किए गए और इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अवैध कैश के बारे में मिली गुप्त जानकारी पर यह कार्रवाई की गई। जो लेकर गाड़ी जा रही थी वो ये गाड़ी है और जो दिल्ली नंबर की गाड़ी है, और ये बताया जा रहा है कि जो शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन 4 नंबर गेट के पास इस गाड़ी की मूवमेंट थी। इसके साथ एक दूसरी गाड़ी भी थी। इन 2 गाड़ियों को यहाँ पर रोका गया था। दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में छापेमारी की गई और वहां उन 2 कारों से बैन हो चुके 500 और 1000 के नोट जब्त किए गए। बताया गया कि अलग अलग बैग में भरकर 3.5 करोड़ रुपयों के बैन हो चुके नोट ले जाए जा रहे थे। इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी। उधर मध्य प्रदेश के मंदसौर में ड्रग्स तस्करी का झूठा केस बनाने के आरोप में 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने माना कि केस की जांच के दौरान कानून का पालन नहीं किया गया था और इसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मंदसौर पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में एक छात्र को गिरफ्तार किया था। इंदौर हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपी सोहनलाल को पहले ही जमानत दे दी थी और इस मामले में आज कोर्ट में एसपी की पेशी हुई। कोर्ट में एसपी ने बताया कि जांच के दौरान नियमों का पालन नहीं हुआ था। विभागीय जांच में भी उन पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध मिली। इसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। उधर संसद भवन में अचानक दाखिल हुई एक नीले रंग की चमचमाती हुई कार ने सबको हैरान कर दिया। इस गाड़ी में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी सवार थे। यहां तक कि कार चला भी वो खुद ही रहे थे। नीले रंग की इस टोयोटा कार का नाम टोयोटा मिराया बताया गया, जो किसी भी तरह का प्रदूषण बिल्कुल नहीं करती। व्हीकल चलाने के लिए ये नया गाड़ी विथ ऑल इम्प्रूवमेंट्स आज फिर से उन्होंने लॉन्च किया है।
न तो नॉइज पोल्यूशन, न ही एयर पोल्यूशन। जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर की नई कार का नाम इसीलिए टोयोटा मिराया रखा गया। ऐसा दावा किया जाता है कि इससे न नॉइज पोल्यूशन होगा न एयर पोल्यूशन। जापानी भाषा में मिराया शब्द का अर्थ होता है भविष्य। हाइड्रोजन गैस से चलने वाली इस गाड़ी को टोयोटा दुनिया भर में गाड़ियों का भविष्य बता रही है और दावा कर रही है कि कुछ सालों के बाद पूरी दुनिया हाइड्रोजन गैस से चलने वाली गाड़ियों का ही इस्तेमाल करेगी। इसी से जुड़ा एक समझौता केंद्र सरकार की सौर ऊर्जा पर रिसर्च करने वाली संस्था NISE यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी और टोयोटा के बीच हुआ। समझौते के तहत भारत के मौसम और अलग अलग भौगोलिक हालात में हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी की परफॉर्मेंस पर रिसर्च की जाएगी। टोयोटा किर्लोस्कर कंपनी और हमारे NICE, हमारे डिपार्टमेंट के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी आज MOU साइन किया है। और इस रिसर्च के बाद टोयोटा की हाइड्रोजन से चलने वाली कारों को भारत में लाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। गाड़ियों के लिए एक ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन को न सिर्फ साफ ईंधन बताया गया बल्कि बेहद ताकतवर भी बताया गया। और बताया जा रहा है कि किसी गाड़ी में हाइड्रोजन गैस वाला ईंधन भरने से महज 3 से 5 मिनट का ही समय लगता है। और केंद्र सरकार की योजना के तहत हाइड्रोजन रिफिलिंग सेंटर बनाने का काम भी शुरू किया जा चुका है। हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों से धुआं नहीं निकलता बल्कि पानी की बूंदें निकलती। दूसरी तरफ हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों से शोर इतना कम होता है कि यह पता लगाना भी मुश्किल हो जाए कि गाड़ी का इंजन चल रहा है या नहीं। केंद्र सरकार का दावा है कि हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां कच्चे तेल पर देश की निर्भरता को भी कम कर सकती हैं। उधर अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले में असम के मजदूरों को लेकर जा रहा एक ट्रक गहरी खाई में गिर गया। हादसे में 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई और उस हादसे के बाद सेना की टीम वहां पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बताया गया कि उस ट्रक में सवार सभी लोग एक ही गांव के रहने वाले थे जो काम की तलाश में अरुणाचल प्रदेश जा रहे थे, लेकिन उन्हें लेकर जा रहा ट्रक रास्ते में अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। यह एक्सीडेंट पॉइंट है, बहुत छोटा रास्ता है यहाँ पे। सेना के जवानों ने रस्सी से बांधकर कई शवों को खाई से बाहर निकाला और घायलों का पता लगाने के लिए एक जवान गहरी खाई में भी उतरा। खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से प्रशासन को हादसे की खबर भी देर से मिली।